नमस्कार दोस्तों, वृद्धि लीगल में आप सबका स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि यदि किराएदार मकान मालिक को सही समय पे पेमेंट नहीं कर रहा है और यदि मकान मालिक चाहता है कि जो किराएदार है उसको अब खाली करने के लिए कह दिया जाए कि अब जो भी स्पेस पे आप रेंट पे रह रहे हैं अब आप एविक्ट कर दीजिए, यानी कि खाली कर दीजिए। काफी समय ऐसा देखा जाता है कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं होता है कि सही लॉज क्या हैं, इसलिए हम सही स्टेप्स नहीं ले पाते हैं और केसेस पेंडिंग हो जाते हैं। और काफी काफी समय तक जो प्रॉब्लम थी वो या जो डिस्प्यूट था वो बरकरार रहती है। ऐसे सिचुएशन में आप लोग को बता दूं कि अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, या फिर यूं कहूं तो स्टैट्यूटरली कानून के तहत ये मैंडेटरी है कि जो लैंडलॉर्ड है वो अपने टेनेंट को, यानी कि मकान मालिक जो है, वो अपने किराएदार को एक लीगल नोटिस सर्व करे जिसमें वो 30 डेज का टाइम दे ताकि जो किराएदार है वो एविक्ट कर सके विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसके आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से आपको लीगल नोटिस लिखनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीगल नोटिस बाय लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट फॉर एविक्शन ऑफ प्रीमाइसेस। अब सभी लीगल नोटिसेस के कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला होता है कि आपकी लीगल नोटिस में टाइटल होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड चीज जो आपके में लीगल नोटिस में होना चाहिए वो होता है एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, यानी कि आप किसको भेज रहे हैं वो लीगल नोटिस ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि जो आपके किराएदार हैं जहां पे वो रह रहे हैं वहां का भी एड्रेस डालिए आप, यानी कि एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस टू बी एविक्टेड। और दूसरा परमानेंट एड्रेस ऑफ द टेनेंट। जब आपने रेंट एग्रीमेंट कराया होगा तो फिर ऑब्वियसली आपने वो डेटा या डिटेल्स मांगी होगी अपने किराएदार से कि उनका आधार कार्ड या फिर उनका कोई भी पहचान पत्र, जिससे कि उनका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपके पास रहना जरूरी है ताकि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर सही तरीके से सही लीगल एक्शन लिया जा सके। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पे आपका सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे? एविक्शन ऑफ द रेंटेड प्रीमाइसेस आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं स्पेस, कि जो भी एरिया या फिर जो भी प्रीमाइसेस उनको रेंट पे दी गई है उसको एविक्ट कर दें, खाली कर दें। प्लस अगर कोई भी रेंट बकाया है तो फिर आप वो भी अपने सब्जेक्ट में लिख सकते हैं कि लीगल नोटिस, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, फॉर द पेमेंट ऑफ द रिमेनिंग रेंट एंड एविक्शन ऑफ द रेंटेड प्रीमाइसेस और स्पेस। तो इस तरीके से क्या है कि आप अपना सब्जेक्ट क्लियर कर दिए कि जैसे ही आपका जो टेनेंट है यानी जो किराएदार है वो आपकी लीगल नोटिस खोलता है, पढ़ता है, तो उसको क्लियर हो जाएगा कि आखिर किस पर्पस के लिए ये लीगल नोटिस सर्व की गई है। फोर्थ थिंग इज की अथॉरिटी। अगर आपने कोई भी काउंसिल यानी कि वकील किया है आपका, तो फिर वो काउंसिल जो होंगे वो अथॉरिटी लिखेंगे कि कौन उनको ऑथराइज कर रहा है ये लीगल नोटिस भेजने के लिए। इस सिचुएशन में ऑब्वियस है कि आप ऑथराइज कर रहे हैं जो कि लैंडलॉर्ड है, तो फिर वो लैंडलॉर्ड की डिटेल्स, तो मैं यहाँ पे वो भी लिख दे रहा हूँ, डिटेल्स ऑफ द लैंडलॉर्ड। ये अथॉरिटी लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप खुद भेज रहे हैं तो फिर अथॉरिटी आपको नहीं लिखनी पड़ेगी क्योंकि आप खुद को ऑथराइज नहीं कर सकते। अगर आप किसी और को ऑथराइज कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपको अथॉरिटी भी मेंशन करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है फैक्ट्स। आपको फैक्ट्स लिखना होगा। फैक्ट्स में आप क्या लिखेंगे कि सिंस व्हेन दैट पर्सन इज लिविंग इन दैट प्रीमाइसेस, या फिर कब से वो उस ऑफिस को ऑफिस तरह यूज कर रहे हैं या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जिस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं वो, तो कब से वो वहां पे रेंट पे रह रहे हैं। सिंस व्हेन द टेनेंट is using the premises on
रेंट। ये लिखना बहुत जरूरी है ताकि आपके जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए, क्योंकि आप जब भी लीगल नोटिस लिखते हैं तो ये सोच चलिए कि आप एक केस के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये केस सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट या फिर किसी लोक अदालत तक नहीं रहेगा, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। इसलिए जो पहला इनिशिएशन है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, वो बहुत ही सटीक होना चाहिए। इसके बाद आता है कि आपको अब उनसे क्या क्या चाहिए। तो इंडेमनिफिकेशन क्लॉज, सारे फैक्ट्स लिखने के बाद आप बताइए कि आपको चाहिए क्या। आपको चाहिए कि वो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको दे दें, प्लस वो प्लेस को एविक्ट कर दें। तो ये दोनों चीजें आप अपने इंडेमनिफिकेशन क्लॉज में लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे पीरियड ऑफ इंडेमनिफिकेशन, कि आखिर कितने दिनों में उनको इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट में 30 डेज का टाइम देना ही पड़ेगा आपको। विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज वो आपको पेमेंट कर दें, प्लस वो एरिया को एविक्ट कर दें। आप 30 डेज से कम का टाइम नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ इंडेमनिफिकेशन आपको देना ही पड़ेगा कि 30 दिन के अंदर अंदर वो आपको इंडेमनिफाई कर दें बाय पेइंग द रेंट एंड बाय एविक्टिंग द स्पेस। एंड देन फाइनली यू हैव टू राइट द डेट कि किस तारीख को आपने लीगल नोटिस लिखा है और भेज रहे हैं, प्लस डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यू हैव टू डू द सिग्नेचर कि आप ऑथराइज करते हैं, चूंकि तो आपको सिग्नेचर करना होगा। तो उसके बाद आप वो लेटर या लीगल नोटिस अपने टेनेंट को भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा लीगल नोटिस प्रिपेयर करना होगा और लीगल नोटिस को फिर आपको भेजना होगा। दोनों ही पते पे भेजना होगा, ये आप ध्यान रखें। और इसके बाद भी अगर आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है तो ऑब्वियसली फिर यू कैन अप्रोच द ऑनरेबल कोर्ट्स। थैंक यू।